मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अयोग्य बने रहेंगे राहुल गांधी और ये फैसला आज गुजरात हाईकोर्ट ने दिया है। जी हां, मोदी सरने मानहानि आपराधिक मामले में पहले सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा करार दी थी राहुल गांधी को, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता, वायनाड से वो लोकसभा सांसद थे, वो सांसदी उनकी चली गई। लेकिन उसके खिलाफ अपील करते हुए उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के नेता पहुंचे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने आज उन्हें फिर से अयोग्य करार दिया, एक तरह से उस सजा को बरकरार रख के, क्योंकि अब उनके लिए वो रास्ता फिलहाल बंद हो चुका है कि सांसद के तौर पर उनकी वापसी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी बरकरार है, खुला हुआ है राहुल गांधी के लिए। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है कि इस फैसले के साथ ही कहीं ना कहीं साजिश है ये राहुल गांधी के खिलाफ। वहीं बीजेपी कहती है कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है और हम इसे यूं ही जाने नहीं देंगे। जिस शख्स को आप देख रहे थे, पूर्णेश मोदी, दरअसल वो विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं बीजेपी में, अभी भी विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने ही याचिका दायर की थी राहुल गांधी के खिलाफ। इसी में साजिश दिख रही है कांग्रेस पार्टी को। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए। समाज के बारे में कोई गाली देता है तो कोई समाज कोई शहर हिंदुस्तान में नहीं है। कांग्रेस का काडर गुस्से में है। गुस्सा इसलिए कि पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कानूनी चक्रव्यूह में फंस कर रह गया है। मानहानि केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसका सीधा मतलब ये कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता अभी बहाल नहीं होगी। राहुल गांधी की 2 साल की सजा भी अभी बरकरार रहेगी। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है, और सबसे बात, जैसा मैंने कहा, मूल बात है कि वहां पर किस प्रकार से नियंत्रण हो। ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए। मानहानि के कानून को पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है। मुझे खुशी है कि गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। आप राजनीति में तो किसी पर भी जो मन में आएगा आरोप लगा देंगे आप। नरेंद्र मोदी की एक साफ स्वच्छ छवि रही है। 21 साल हो गया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाते कोई आज तक आरोप नहीं लगा पाया। 4 साल पहले राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, तब राहुल कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल की उस टिप्पणी को बीजेपी ने ओबीसी समाज के अपमान से जोड़ा और गुजरात में मानहानि का मुकदमा दायर किया। चुनावी भाषण की रॉ में की गई टिप्पणी ने राहुल गांधी को ऐसी मुश्किल में डाला कि गुजरात हाईकोर्ट से सब टिप्पणियां सुननी पड़ गई। हाईकोर्ट ने सीधे सीधे कहा, राहुल गांधी बेबुनियाद आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत की सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं। दुर्लभ मामलों में ही निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा। राहुल ने चुनावी नतीजे को प्रभावित करने के लिए नैतिक भ्रष्टाचार किया। राजनीतिक शुचिता आज के वक्त की जरूरत है। राजनेता साफ सुथरे चरित्र और पृष्ठभूमि वाले हों। देश की आवाज तो राहुल गांधी हैं। आप उन्हें जितना दबाना चाहें दबाएं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे और हमें वहां से इंसाफ जरूर मिलेगा। अरे भाई, आप जिस तरह से बेलगाम जो है वो बकवास बहादुरी और बेहुदगी कर रहे हैं, उसका तो सबक और संदेश जाना ही चाहिए। और न्यायालय ने जो निर्णय किया है वो न्याय के अनुसार किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने आज एक और दिलचस्प टिप्पणी की। सावरकर का जिक्र कर दिया। सावरकर के पोते की शिकायत का हवाला दिया। वीर सावरकर को उन्होंने विदेश में भी अपमानित किया। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। लगातार राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है और उसे बंगले भी खाली कराए गए, फिर भी राहुल जी के सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं।
और करोड़ों करोड़ कांग्रेस जन और हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं और कितना भी दबाने की कोशिश करें, राहुल जी न झुकेंगे न रुकेंगे। अब राहुल गांधी के पास एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाने का, और राहुल गांधी वही कर रहे हैं। जो भी कोर्ट ने कहा है उसके खिलाफ हम एपेलेट कोर्ट में जाएंगे। एफआईआर होना अगर गुनाह माना जाए तब तो उन पहलवानों ने एफआईआर दी है, क्यों नहीं कुछ हुआ? जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता है कुछ नहीं होता है। कानून सबके लिए एक जैसा है। आप अगर अपराध करेंगे तो अपराध का दंड निश्चित रूप से मिलना चाहिए और उन्हें अपनी प्रक्रिया करते रहना चाहिए। उनके पास जितने मार्ग हैं उन्हें उनमें जाना ही चाहिए। लेकिन जो समाज, जिस समाज के साथ उन्होंने अपमान किया है, जिस समाज का, और ऊपर से एक अपमान और किया कि हम माफी नहीं मांगेंगे, तो ये तो धृष्टता है। राहुल गांधी ने अब तक इस मामले में डटे रहने वाला तेवर दिखाया है। वो कहते रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। वो ये भी कहते रहे हैं कि मानहानि केस में उन्हें अब तक की सबसे अधिकतम सजा दी गई। कानूनी लड़ाई तो कांग्रेस की लीगल टीम लड़ेगी, लेकिन अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल क्या करते हैं। क्या वो स्टैंड पर डटे रहने का सियासी दांव जारी रखेंगे? आज तक ब्यूरो। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, पहला सवाल माननीय सांसद जी आप ही से, और वो सवाल ये है कि सीधा सीधा अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि आप लोग कंट्रोल फ्रीक बन गए हैं। आपको सारी डोर अपनी उंगलियों में चाहिए। अगर कोई बोलता है आपके खिलाफ तो फौरन उसको उसकी सजा मिलती है। वो ये कह रहे हैं कि ये साजिश है और साजिशन आपने राहुल गांधी को फंसाया है और उसके बाद उन्हें ये 2 साल की ही अधिकतम सजा हुई ताकि उनकी सांसदी चली जाए। जवाब दीजिए। देखिए, यदि किसी से कोई गलती हो गई हो तो कहता है पहला मौका है, अक्सर उस बात को छोड़ दिया जाता है, दूसरे तक भी छोड़ दिया जाता है। यहां तो 10 से अधिक मौके ऐसे आ चुके हैं और 1-2 मौके तो बहुत साफ 2019 के लोकसभा से पहले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को गलत ढंग से कोट किया। जब चौकीदार चोर वाला शब्द बोला, उनको बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने किंतु परंतु कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, हमने कभी नहीं कहा चौकीदार चोर है और आपने ये यूज किया। उसके बाद माफी मांगनी पड़ी। अब सुनिए, एक नहीं अनेक केसेस में उन्होंने संघ के ऊपर गांधी जी की हत्या को लेकर बोला, उनके खिलाफ लोग 2 मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा आप कोई चीज साबित नहीं कर पाए, आपके सामने 2 विकल्प हैं, या तो ये बयान वापस ले लीजिए या मुकदमा फेस करिए। मुकदमा फेस कर रहे हैं। अब आप आइए, नेशनल हेराल्ड के केस में हमारी सरकार नहीं थी, अक्टूबर 2013 में मुकदमा दर्ज हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पे, और उसमें राहुल गांधी जी मुचलके के ऊपर हैं, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। तो भाई, अगर आप लगातार एक नहीं अनेक बार हो चुके हैं तो एक ही में गड़बड़ नजर आने लगता। अब मैं दूसरा याद दिलाना चाहता हूं, यह मामला सिर्फ आज की नादानी आज की नहीं है, यह तो खानदानी है। भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री जिनके ऊपर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा वो थे राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी। जब तक उनका नाम आया, चूंकि कांग्रेस की सरकार रही तो उस पर जांच अटल जी के टाइम में नाम आया, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो वहां से वो विषय हटा दिया गया। और भारत के इतिहास में यदि एक प्रधानमंत्री ऐसी रही जिनको उच्च न्यायालय ने चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार का दोषी साबित करके 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया, वो थी इनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। तो मैं तो कह रहा हूं, राहुल गांधी जी के इतने उदाहरण देख लें उस दौर में। भाई, राजीव गांधी जी के जमाने में मोदी जी, अमित शाह जी कहीं नहीं थे, भाजपा 2 सीटों वाली पार्टी थी। इंदिरा जी के जमाने में तो भाजपा ही नहीं थी, भाजपा जनसंघ के रूप में थी। तो आपका तो, मैं ये कह रहा हूं, आप बोलने की आजादी वालों का गला घोट रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, अभिषेक मनु सिंह, मैं ये कह रहा हूं कि बोलने की आजादी वालों का गला घोट रहे हैं। अच्छा, मतलब जो कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बोटी बोटी काट डालेंगे, इसकी मौत उसकी मौत, उसका प्रकार बताते हैं, और उसके बाद जलवाए जलाल से घूमते हैं और कह रहे हैं बोलने की आजादी वालों का गला घोट रहे हैं। भाई, गला तो आप घोटने की आजादी मांग रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम आजादी का गला घोट रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना फितूर का जवाब अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर जो सुप्रीम कोर्ट के लीडर हैं उन्हें नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ यह कहूंगा, चाहे सिंघवी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, एक कहावत है, बानी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। मगर यहां अफसोस ये है कि 10 बार सोच के बोलना चाहिए। राहुल गांधी बोलने से मतलब सोचने से पहले 10 बार बोल चुके होते हैं। जवाब दीजिए अब इसका रोहन गुप्ता जी। लालू प्रसाद यादव जी ने विपक्षी एकजुटता की बैठक के बाद कहा था कि आप जल्दी से राहुल जी दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनेंगे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद दूल्हे के लिए चुनाव लड़ना, सांसदी वापस हासिल करना बड़ी चुनौती हो जाए। हाईकोर्ट का फैसला। देखिए अंजना जी, ये चीजें जनता तय करती है। भाजपा कितना भी प्रयास कर ले, इनका तो एक ही रूल है, मैं चोर, मैं पुलिस और मैं ही जज। आपको बोलने के बाद आपने चोरी की है, अब आपको हम सजा सुनाएंगे और हम ही जज हैं।
तो ये तो इनकी फितरत है। इनके लिए किसी का कोई जो भी आवाज इनके सामने उठेगी, वो किसानों की आवाज होगी, वो युवाओं की आवाज होगी, महिलाओं की आवाज। अभी देखा हमने दिल्ली में क्या देखा, एक बार प्रधानमंत्री जी के पास समय था, बेटियां बैठी हुई थी, एक बार जाके उनसे बात तो करते। आज पहलवान हमारी बेटियां देश का नाम रोशन किया, मेडल दिया, आज वो देशद्रोही हो गए। ये किस प्रकार का शासन है? जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, क्या आपको नहीं लगता है यहां पे हमारी काफी बहनें बैठी कि एक बार प्रधानमंत्री जी को उनसे बात करनी चाहिए थी? नहीं, अहंकार नहीं करना है, वो जाने दीजिए। इनके वॉशिंग मशीन का कमाल देखिए, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार 4 दिन में इनके वॉशिंग मशीन ने साफ कर दिया। इनके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाइयों और बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि भ्रष्टाचार को मैं हटा दूंगा, और अजीत पवार का नाम लिया 4 दिन पहले अंजना जी, और वो 4 दिन के बाद ऐसा क्या होगा कि इनका वॉशिंग मशीन चला, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार माफ हो गया। मुझे लगता है कि आपको अपना सिंबल चेंज करके वॉशिंग मशीन रखना चाहिए। फैसले का क्या लेना मैं उसी पे देना? आ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। पहले तो भाजपा को अपना सिंबल जो है चेंज करके वॉशिंग मशीन रख लेना चाहिए, जो भी भ्रष्टाचारी जाएगा साफ होके आएगा। हाईकोर्ट के ऊपर लोडिंग वाला, बिल्कुल फ्रंट लोडिंग, अंदर जाओ सीधा बाहर। हेमंत विश्वास बाहर, नारायण राणे बाहर, अभी शिंदे जी अंदर बैठे थे आराम से, उनको भी निकाल के बात करके अजीत जी को डाल दिया। अब ये डर रहे हैं कि अजीत जी को कब सीएम बना देंगे। मुद्दा यहाँ पे समझना होगा अंजना जी, डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता है देश की जनता के सामने। अब राहुल जी के मुद्दे पे मैं आ रहा हूं। हाईकोर्ट की जो आपने ऑर्डर की बात की, मैं गुजरात से हूं, अमरेली के इनके एक सांसद है, अगर इसका जवाब ये दे दे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आज के बाद मैं डिबेट बंद कर दूंगा। नारण काछड़िया करके अमरेली के इनके एमपी हैं, 3 साल का उनका कन्विक्शन हुआ, और उसके बाद भी उनकी सांसदी रद्द नहीं हुई। डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, अगर आपको राहुल जी से डर नहीं लगता है, तो आप करते उनकी सांसदी रद्द। क्यों एक भी भाजपा प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहा है? तब आपके डबल स्टैंडर्ड्स आ गए। अगर लॉ अपना काम करता है, अगर जो अधिनियम है उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, तो राहुल जी के खिलाफ क्यों और आपके सांसद के खिलाफ क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ। हम लोग करते हैं न्याय तंत्र का, हम लोग सम्मान कर, बीच में मत बोलिए प्लीज, पूरी बात प्लीज नहीं, आप नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। 3 साल का जब उनका ऑर्डर हुआ सेशंस कोर्ट में, आपने कब रद्द कर दिया? उनकी सदस्य इमीडिएटली कर दी। 3 साल का जब ऑर्डर हुआ, उनको 6 महीने का समय दिया गया हाईकोर्ट में जाने का, तब भी रद्द नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने उनको माना कि वो कन्विक्ट है, माफी मंगवाई, उनके बाद वो माफी मांगने के बाद वो वापस हुआ। तब तक अगर 1 साल तक नारण काछड़िया की मेंबरशिप नहीं रद्द होती है, तो राहुल गांधी जी का क्या गुनाह था? जल्दबाजी क्या थी? आपको छोटा सा जवाब दीजिए। और राहुल गांधी ने विदेश में कहा कि मुझे अधिकतम सजा दी गई, जो 2 साल की अधिकतम सजा होती है। वो कह रहे कि समझ में तुरंत नहीं आ रहा है। पहले इसका सवाल का जवाब दीजिए। ये निर्णय कोर्ट का है कि राहुल गांधी का या भाजपा का? सदस्यता की बात कर रहा हूं मैं कोर्ट की बात नहीं, सदस्यता रद्द करने का किसका निर्णय? देखिए, सदस्यता रद्द करने का निर्णय स्पीकर का, बिल्कुल बिल्कुल उसी की बात। और उन्होंने जैसे ही उनकी सदस्यता रद्द तुरंत लिखित में दिया था। राहुल गांधी जी को भी दे देना चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूं। अब आप बोल चुके हैं, आपको जवाब आप बोल लीजिए, फिर मैं या तो आप बोल लीजिए, सिर्फ जवाब आप बोल लीजिए, फिर मैं देखिए, आप वापस मेरी आवाज को मत कुचलिए। मेरा अब आप बोल लीजिए, मेरी बात में बीच में मत बोलिए, 2 ही लोग हैं डिबेट में। अगर नारण काछड़िया एमपी हैं, उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है, तो राहुल जी की सदस्यता ठीक है, अब आप रिपीट करेंगे, तो जवाब नहीं दे रहे ना वो, एकदम स्पेसिफिक सवाल पे जवाब दीजिए। चूंकि उन्होंने स्पीकर को लिख के दिया था कि हम आगे जाने वाले, इन्होंने क्या लेटर दिया था स्पीकर से? पूछिए। अरे भाई, जब तक आप उस व्यक्ति को बताएंगे नहीं कि सांसदों की क्या बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिया। जी कौन सी बात कर रहे हैं? के लिए क्या होता है कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई तो आप ऊपर अपील में जाते हैं ना। अब अपील में हम गए नहीं, हमें स्पीकर को अगर उसी दिन शाम को ऑर्डर आता है स्पीकर का, अंजना जी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सांसद है, झूठ नहीं बोलना चाहिए प्राइम टाइम पे। जिस दिन ये रूलिंग आया सेशंस कोर्ट का, उस दिन शाम को स्पीकर ने अगर ये रूलिंग किया, आपने टाइम कहां दिया? अभी तो ऑर्डर हुआ नहीं था। अब जवाब सुनिए। ये कुछ वही बात कहने लगते हैं जैसे ये गोवा में कहते थे हमने सरकार बना ली। जवाब दीजिए ना, मजाक मत। इन्होंने कभी वहां दावा ही नहीं किया। ये लिखित में कुछ देते नहीं और इमेजिन कर लेते हैं कि साहब हमने नहीं किया, मगर हमें एक कर लेना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल इज नॉट, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ऑर्डर आया आपके स्पीकर ने, ऑर्डर करें ना, तो आपको ये नारायण काछड़िया का रद्द क्यों नहीं हुआ? भाई नारायण काछड़िया का इसलिए रद्द नहीं हुआ क्योंकि स्पीकर नहीं लिखा। मैं चैलेंज करता हूं, नहीं लिख के दिया आपको। मैं चैलेंज करने को तैयार हूं, मेरे पास सारे पेपर्स। अच्छा ठीक है, तो वो स्पीकर के साथ नहीं लिख के दिया। जनता पार्टी का निर्णय नहीं है, स्पीकर का निर्णय है। तो आप मानते हैं कि स्पीकर का निर्णय गलत है? राहुल गांधी जी चाहते थे स्पीकर का निर्णय गलत है, आप मानते हैं? बनी रहे। अच्छा बताइए, आपको लगता है राहुल गांधी चाहते थे आपको लगता है स्पीकर का निर्णय गलत है? राहुल गांधी चाहते थे बंगला बचा रहे कि नहीं? बोलिए, गलत है। राहुल गांधी जी चाहते थे बंगला बचा रहे, बोलिए बताइए कि स्पीकर का निर्णय गलत है? बताइए, आप ये स्पीकर के निर्णय पे हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? आप ही बताइए। अगर सदस्यता रद्द नहीं हुई, स्पीकर मैं आपको इसीलिए कहना चाह रहा हूं। चलिए एक सेकंड, दोनों सवाल कीजिएगा एक दूसरे तो सवाल आप लोग डॉज करना, उछालना बंद कीजिए। ओबीसी समाज का अपमान कहां से आ गया? इससे पहले कि मैं इनके सवाल में, ओबीसी समाज का आपकी बाइट क्या दिखाया गया कि मोदी सरनेम वाले ही सब ऐसे क्यों होते हैं? मुझे बड़ा दुख होता है
कि 2 उदाहरण मिल गए तो एक समाज को आप चोर सिद्ध कर देंगे, और हजारों उदाहरण हो और उसके बाद कह दिया जाए कि अमुक समुदाय के आतंकवादी क्यों होते हैं तो छाती पीटने लगते हैं। आतंकवाद से कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता। चाहे हजारों उदाहरण उम्र 2 उदाहरण मिल जाएं तो एक समाज का भ्रष्टाचार से कनेक्शन होता है। इतना बड़ा अंतर जब होता है तो इन लोगों को नैतिक दृष्टि से जवाब देने में समस्या उत्पन्न होती है। रोहन जी, राहुल गांधी खुद तय करते हैं वो क्या बोलेंगे या उनकी कोई स्क्रिप्ट लिखता है भाषण की? अगर लिखता है कौन लिखता है? इस तरह की बात क्यों लिखी गई? बिल्कुल नहीं। अगर आप उस लाइन को दोहरा कर देखिए। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, जो मोदी मोदी मोदी, उसके पहले उन्होंने क्या कहा, चोर, उसके पहले ललित मोदी सरनेम के ही क्यों? बिल्कुल नहीं। अगर आप ये वापस अगर क्लिप आप प्ले कीजिए, फिर से नीरव मोदी, क्लिप निकाल लीजिएगा। नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि एक रेफरेंस के तौर पे जब 2 नाम आए उन्होंने कहा, और हमने यही कहा तो और मोदी निकल जाएंगे। अगेन ये कहना कि सारे ये जो उसको जनरलाइज किया गया, जो मैं आपको ये कह रहा हूं, डिफेमेशन का रूल है कि जिस आदमी ने केस किया है उसको प्रूव करना होता है कि उसको कुछ हानि हुई कि नहीं। वो आज तक प्रूव नहीं हुआ। हम यही कह रहे हैं कि जो प्रोसेस फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि अंडर द लॉ ही इज कन्विक्ट, यस यू डू इट, बट आप नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का, और हम उसमें जाएंगे। ठीक है, 2-3 सवाल जल्दी। मैं रोहन जी से पूछना चाहता हूँ कि हमको सबको पता है कि राहुल जी ने जो भी बयान दिया था, एक छोटे से माफी मांगने से अगर ये मुद्दा टल जाता है तो इतने लंबे तक नहीं चलता, तो आप ये मानते नहीं कि छोटे से माफी से टल सकता है? तो कुछ और बातें हो सकती है। नीरव मोदी और ललित मोदी के खिलाफ बोलने के लिए माफी मांगने की जरूरत मुझे नहीं लगती है, और माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, उसका इंटरप्रिटेशन क्या किया वो उसकी बात है। उन्होंने जो बात की, मेरा क्वेश्चन भी ये है की बात कि इतने समय से राहुल गांधी जी जो है अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो देश को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई देश को कंट्रोल नहीं कर सकता है। राहुल जी देश की बात करते हैं। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक उन्होंने अपनी बात रखी। और राहुल जी का आप ले लो, एक डायलॉग था कि बंगला भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, शोहरत भी ले लो, वो जनता की बात कर रहे हैं, करते रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का जो सफलता हमने कर्नाटक में देखी, वो प्यार की बात है। हम लोग गलत, राहुल जी सर ये मोहब्बत की दुकान आप लोग रोज बताते हैं, हम लोग को बेचते हैं ये मोहब्बत की दुकान की आड़ में, लेकिन आप किसी का मानहानि नहीं कर सकते। मैं आपको यही कह रहा हूं अंजना जी, उसका अगर इंटरप्रिटेशन उन्होंने गलत किया है, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं ना, हमारे पास वो अधिकार है। अगर हम नीरव मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, ललित मोदी के खिलाफ, मुझे मालूम है भाजपा को भ्रष्टाचारियों से प्यार है, पर इतना तो प्यार मत दिखाई कि उसको आप जनरलाइज करके किसी और का अपमान करें। मेरा सवाल सर से मेरा सवाल है सर, माफी न मांगने का अहंकार पूरा देश देख रहा है, अहंकार मत रखिए आप। सवाल रोहन गुप्ता सर से मेरा सवाल है सर, जब राहुल गांधी सर को जब सजा मिला, उसके पहले बहुत सारे नेताओं को सजा मिला, तमाम नेता जैसे लालू यादव हैं, तो सर आपने उस डिसीजन को फिर तुरंत रिएक्ट क्यों नहीं किया? सर आपने कहा कि गुजराती में डिसीजन आया है कोर्ट का, सर क्या ये सही तर्क है? सर आपके पास अभिषेक मनु सिंह भी हैं, इतने बड़े वकील, आपके पास कपिल सिब्बल जैसे रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फिर हाईकोर्ट तो चले ही गए। मैं रोहन सर से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मोदी समाज का एक बेटा जिसने पूरे विदेश में अपने नाम का डंका बजाया है, और आप उस समाज को चोर कह रहे हो, कहां तक ये उचित है अपने देश के लिए? बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। और राहुल जी ने कहा, बिल्कुल नहीं कहा। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जवाब, हर एक मोदी चोर है। बिल्कुल नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि हर एक मोदी चोर है। आप सुन लीजिए, अब आपस में नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने नीरव मोदी बिल्कुल नहीं कहा। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मोदी जी के खिलाफ बोला, अगर ये वो केस मोदी जी ने किया होता, मैं आपकी बात मानता। ये केस पूर्णेश मोदी ने किया है, और पूर्णेश मोदी आज तक ये प्रूव नहीं कर पाए कि ये मानहानि का दावा उनके क्यों उसके खिलाफ है, उनसे क्या हानि हुई, नहीं कर पाए। मैं आपको यही कह रहा हूं, हम लोग इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, हमारा राइट है। हमको लग रहा है कि जो प्रोसेस, बिल्कुल अंजना जी हमारे वहां पे, बिल्कुल नहीं अंजना जी, हमारे वहां पे एक प्रोसेस है, सेशंस कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। हमको लगता है कि जो हमारा जो व्यू पॉइंट है अगर नहीं सुना गया, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मैं न्यायतंत्र का अपमान नहीं कर रहा हूं। और आप देखेंगे कि सुप्रीम, देखिए तीन, मैं वापस कहना चाहूंगा, मैं अननेसेसरी आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहूंगा, तीन चीजें वही बोल रहा हूं। आज वो केस में जहां पे अभी राहुल के खिलाफ बोला है राहुल, मैं आपको यही कह रहा हूं, तीन चीजें, अगर आप मानहानि की बात कर रहे हैं, 3 मुद्दे इंपॉर्टेंट है। जिस आदमी के खिलाफ हुआ हो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी मानहानि कैसे हुई। यहां पे उन्होंने कहा मोदी जी, अगर मोदी जी के खिलाफ होता तो मोदी जी केस करते। दूसरी बात, उसके बाद उसको लॉस क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी और रेपुटेशन, दैट हैज टू बी प्रूव्ड। हम यही कहना चाह रहे हैं, न्याय तंत्र ने अपना एक ऑर्डर सुना है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, पर हमारे पास आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में इसका अधिकार है कि हम चैलेंज करके सच को सामने लेके आएंगे। वी आर फॉलोइंग द लॉ। मेरा इनसे जो सवाल था, जिसका इन्होंने जवाब नहीं दिया, कि जो उनके एमपी थे, जो स्पीकर ने सदस्यता रद्द की, एक था कि ऑर्डर आ गया, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, दूसरा
है कि सदस्यता को रद्द करना। मुझे बताइए अगर उसमें ड्यू डिलीजेंस एक एमपी के लिए अलग है, दूसरे एमपी के लिए अलग, ये कहां के जायज है? ये उन्होंने बताया कि लोकसभा को स्पीकर को उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। एक बात और नहीं लिखी है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। देखिए यहाँ दो केसेस, मेरे पास सारे उनको बोलिए आप, मैं चैलेंज एक चीज और कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड केसेस में क्या तुलना हो रही है? मैं ऑन रिकॉर्ड चैलेंज कर रहा हूं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? शांत बैठे थे भाई, झूठ बोल रहे हैं। देखिए दो केसेस में क्या तुलना हो रही, एक में हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी गलत है और दूसरे में शिकायत होने के साथ ही सही है। देखिए कितना बढ़िया तराजू पे तौला जा रहा है दो निर्णयों को। मतलब एक में हाई कोर्ट का जजमेंट होने के बाद भी ये कह रहे हैं वो गलत है और वो सरकार का पक्षपात है, और दूसरे में शिकायत के साथ ये तय हो जाना चाहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए। इस कारण से बिल्कुल झूठ मत बोलिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और वो घर घर जाकर हो गया, भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई। दूसरा तरफ ये बेचारे जोड़ते जोड़ते बाहर चले गए। ऐसा ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो हम उनका क्या चीज सच माने? वो जो घर घर जाकर उन्होंने लोगों को गले लगाया वो, या फिर वो जो अभी पब्लिक रोहन जी समझाते रहिए, इसीलिए तो मैं पूछी थी कि कौन लिखता है स्क्रिप्ट। अंजना जी मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो सुनते हैं दो सेंटेंस, मैंने वापस कहा कि उनका नेक्स्ट स्टेटमेंट था नीरव मोदी, ललित मोदी। उन्होंने उस रेफरेंस में कहा, यही राहुल जी ने अपनी बात रखी है। और जब भाव की बात नहीं है, उसको पूर्णेश मोदी जिसका वहां पे लेना देना नहीं था, इस बच्ची को ये लाइन उन्होंने ऐड किया था कि और भी कहीं सारे मोदी आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे तो। बिल्कुल, उन्होंने सारे मोदी चोर ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सारे चोर मोदी, दोनों में फर्क है। सब आएंगे, बिल्कुल नहीं है। अरे सोचिए सर, आप ही का टाइटल गुप्ता है, मोदी अगर इसी तरह का बयान गुप्ता टाइटल के लिए दिया जाए, लोग बिल्कुल, मैं इसको अगर मैं करूंगा जाके केस, अगर मैं मुझे लगता है कि मुझे केस करना चाहिए, अगर मोदी जी को लगा बिल्कुल करना चाहिए। इंडिविजुअल होता है। आप सोचिए तो, मैं आपको यही बोल रहा हूं, अगर मानहानि का केस होता है अंजना जी, उसका एक लॉ है कि इंडिविजुअल होता है, सामूहिक केस नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को पूछ लिया, किसी व्यक्ति को लगता है तो उसके पास अधिकार है कि उसका प्रूव करना है। मैं सिर्फ कोट अनकोट में कह रहा हूं, एक दौर में यह बहुत सारा ये बात चर्चा में आती थी, एक मैसेज ट्रेवल करता था, जबकि उसमें यह लाइन होती थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, परंतु लगभग सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं, जबकि लिखा ही नहीं होता, उसके बावजूद ये छाती पीट पीट के कहते थे नहीं क्यों, नहीं क्यों, नहीं क्यों। हिंदू मुसलमान मत करिए, आपने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। आज कश्मीर में जाके आइए, आज कश्मीरी पंडित, एक मिनट, एक बार बात सुना दे। हिंदू मुसलमान की बात, राहुल गांधी ने क्या कहा था सुन लीजिए सर, उसके बाद से राहुल गांधी ने क्या कहा था एग्जैक्टली सुना देते हैं। सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अब आप कहा रहेंगे, सारे कह रहे हैं बच्चे यहाँ से क्लियर है, ये तो क्लियर है, तो वो करे ना केस। मैं आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको डिफेमेशन जो केस है, सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए। मोदी समाज को बोला बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने इंडिविजुअल नाम लेके, चलिए बैठिए उधर जाइए। उन्होंने इंडिविजुअल नाम लेके, व्याकरणाचार्य को बैठाना चाहिए। सुनिए, व्याकरणाचार्य को बैठाना चाहिए, जैसे वेदों में यास का जवाब दीजिए थे, जो बैठ के कहते थे इस शब्द का ये मीनिंग नहीं, मतलब ये ऐसी आर्गुमेंट तो अभी भी कर रहे हैं आप। सर मेरा प्रश्न ये है कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे निंदनीय शब्दों का प्रयोग करना आपको नहीं लगता बहुत गलत है? अभी भी मैंने मेरा सवाल माननीय गुप्ता जी से है कि सर इतना विवादित बयान देने के बावजूद भी और माफी मांगने के बाद, कन्विक्टेड होने के बावजूद भी, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस माननीय राहुल गांधी जी को जबरदस्ती ढो रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए राहुल जी ने कोई आप रोहन जी के साथ ऐसा मत कीजिए। बात मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार के वाक्य का ऐसा प्रयोग करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। मेरा सवाल आज मेरे प्रधानमंत्री है, मैं जवाब नहीं करूंगा, किसी के लिए मत कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं वापस मेरी चीज को दोहराऊंगा कि अगर लॉ में आपको मानहानि का एक इंडिया में एक स्टैंडर्ड है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ, आपके लिए सबके लिए कहना चाहूंगा, अगर मुझे लगता है वो एक व्यक्तिगत लॉ है, मुझे प्रूव करना होगा कि मुझे कैसे उससे हानि हुई। अगर मोदी जी को लगता है कि हानि हो तो अगर वो केस करता, मैं आपकी बात मानता हूं। वैसे उन्होंने बड़ा अच्छा बोला ना, माननीय बोला, एक लाइन बोल दूं तो राहुल गांधी जी इनके लिए माननीय है, सम्माननीय है, मोदी जी भी अभिनंदनीय है, बिल्कुल, परंतु वो अपनी करतूतों के चलते हुए, बोलने दीजिए रोहन जी प्लीज, मगर अपने अहंकार के चलते हुए जनता के लिए निंदनीय और अदालत में दयनीय हो गए। मेरा सवाल सुधांशु सर से है, जैसे कि आजकल के एथलीट्स को इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, उनके इतने सारे गोल्ड मेडल्स लेकर आ रहे हैं और आप लोग सिर्फ स्लोगन लिखते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मतलब ये कहाँ का आप चिल्ला कर ऐसे ऐसे बोलते हैं, इसका तो ये तो नहीं ना कि हम सारी लड़कियां, मतलब आप जिस तरीके से बोलते बेटी पढ़ाओ तो सिर्फ इतना चिल्ला, इतना मेरा सवाल वही है मैम कि इस तरीके से दबाना, इस बात का क्या है मतलब है, मतलब कि उस तरीके को तो आप लोग को बढ़ाना चाहिए ना। मतलब मोदी जी तो जाकर उस चीज को ना ही डील कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन लिखना क्या मतलब है आपका? हाँ,
अगर फिर आप मामला वही देखें, अटकेगा। छोटा तो सा जब- जवाब, चलिए बिल्कुल नहीं, इसमें थोड़ा सा 2 लाइन नहीं, बताना इनको लंबा पड़ेगा। करने दीजिए। जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने कहा था 15 लंबा अगस्त और 2014 के, तब से आप चेक करिए नवजात शिशुओं में इसी साल पहली बार बेटियों की संख्या बेटों से अरे आपके पास समय इससे नहीं है पहले कभी बेटियों नहीं के पास था, इतना जाने बड़ा का। परिवर्तन आया। बेटियों के अब पास आप जाने सुनिए, का समय नहीं है आपके बेटियों पास। का ड्रॉप आउट पहले 30% होता, 70% होता था, अब 30% पे आ गया है। आज भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला कैबिनेट मिनिस्टर हैं केंद्रीय सरकार में इस समय है। और सुनिए, सबसे ज्यादा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में 2019 में तो 2 महिलाएं थी। 4 होते हैं सिर्फ, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री। 2 महिलाएं थी। पूर्णकालिक रक्षा मंत्री हमने पहला दिया, पूर्णकालिक विदेश मंत्री हमने पहला दिया महिलाओं को। और अनुसूचित जनजाति समाज की NCRB की महिला रिपोर्ट देखी पहली आपने? बार द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति भी बनाया। और एक और बात बता दूं, सुनिए एक लाइन और। 4 करोड़ मकान गरीब महिलाओं को मिले हैं अंजना जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंजना तहत, जी। जिसमें 3 करोड़ में मालिकाना हक महिलाओं का है। मैं चुनौती से कहता हूं 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं इस देश में नहीं थी जिनका जमीन पे रजिस्ट्री में नाम के साथ हक हो। ठीक है, अंजना जी, 1-2 सवाल ले लेते हैं। सवाल ले लेते हैं, आप जवाब रोहन दीजिए। जी से आप ही है। से सवाल है, बोल लीजिएगा। हाँ, सर कांग्रेस कहती है कि जो राहुल जी हैं वो सत्य की राह पे चलते हैं, तो सत्य की राह पे चलते चलते किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को ऐसे पॉइंट करना, क्या वो सही है? बिल्कुल। इस सवाल मैं से वापस- आपके जवाब से लोग नहीं संतुष्ट हो पा रहे। आपको मैं एक साथ मौका दूंगी, और किसी का ये सवाल है तो एक साथ ही पूछ लीजिए, रिपीट मत कीजिए। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आप ये कह रहे हैं कि सेशंस कोर्ट्स ने आपको इंसाफ नहीं दिया, तो आपने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की। हाँ। अगर गुजरात हाई कोर्ट में अपील करने के बाद भी आपको सही से फैसला नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करते हैं और वहां से भी यही वर्डिक्ट निकल के आता है, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए बिल्कुल नहीं, हम लोग ने, हमारा एक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैंने अभी भी कहा कि न्याय तंत्र का हम लोग पालन करेंगे, पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई आक्षेप होता है तो उसका एक अधिकार है उसको डिफेंड करने का। सारे लोगों ने पूछा, मैं बिल्कुल विनम्रता से जवाब दूंगा कि राहुल जी का कहना था नीरव मोदी, ललित मोदी, उसके बारे में कहा, जिस प्रकार से उसको जनरलाइज करके एक पॉलिटिक्स किया गया, जो पूर्णेश मोदी को अगर इससे कोई लेना देना नहीं, उसको केस नहीं करना चाहिए। अगर लगता है कि वो कह मोदी रहे जी है, मोदी मोदी और जी का समाज के लिए मोदी, मैं आपको वो खुद यही भी कह रहा मोदी हूं है। अंजना जी, कोई भी डिफेमेशन केस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, विनम्रता से इतना कहना चाह रहा हूं। आप देख लीजिए चेक करके, ये व्यक्तिगत केस होता है और जो व्यक्ति जिसके खिलाफ मानहानि का दावा करता है उसको प्रूव करना करता है कि दिस हैज कॉस्ट मी मॉनिटरी लॉस और रेपुटेशन लॉस। ये व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे बोलना पड़ता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल के अगेंस्ट में डिफेमेशन नहीं होता है। मेरा सिर्फ ये कहना है। सर मेरा सवाल आपसे है कि मोदी जी के पास जब कोई मेडल लेके आता है उनसे मिलने का टाइम होता है, पर जब वो अनशन में बैठे हुए थे वहां बैठे हुए थे तो वहां जाने का उनके पास 1% भी टाइम नहीं था, पर बाहर विदेश में जाने का उनके पास टाइम रहता है और मेडल लाए तो टाइम रहता है। इस पर क्या कहोगे आप? मैंने तो आपको इसका उत्तर तो दे दिया पहले कि मेडल देश का विषय होता है, देश के विषय पे देश के प्रमुख को रिएक्ट करना चाहिए। बाकी शिकायत संगठन एजेंसियों की जांच का विषय होता है, निष्कर्ष आने के बाद ही प्रधानमंत्री को बोलना सर चाहिए। मेरा क्वेश्चन रोहन सर से है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ चूक जा रहे हैं हर बार? मोदी जी, जैसे कि हम लोग गांव में रहते हैं, अब बच्चों से पूछिएगा मोदी जी कौन है तो सब बोलता है पीएम है, पीएम है, पीएम है अपने दे, लेकिन राहुल जी कौन है तो बहुत लोग बोलते थे पप्पू है, मीम वाला है। ठीक है, देखिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए किसी भी नेता के लिए। आप लोगों को भी थोड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। नहीं, गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि हमारे सांसद को ऐसा शब्द नहीं प्रयोग किया जा सकता है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, हम इस बात का ध्यान रखते हैं। वैसे संसद के अंदर प्लीज, अगर राहुल गांधी जी ने सारे मोदी को चोर बोला है, तो ये चीज सुन लीजिए कि हाँ मोदी ने लोगों के दिलों को चुराया, तो ही आज मोदी यहाँ पे राज कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। तो फिर तो केस करने की जरूरत नहीं थी उनको। मेरा देखिए कहना, वापस मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग सारे लोग यहाँ पे हैं। एक मिनट, मैं एक प्रवक्ता हूं, देश का नागरिक हूं, गलत चीज को जस्टिफाई नहीं करूंगा। अगर गलती होगी तो मेरे में इतनी ईमानदारी है कि मैं माफी मांगूंगा। पर आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि जब जो चीजें जिस पर्सपेक्टिव में होती है, डिफेमेशन का एक रूल होता है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उसका प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया। आगे सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे और उसके सामने, और यहाँ पे अंजना जी अब ये बात कर रही थी, बेटियों की बात की, उनके पास कोई जवाब नहीं था, इन्होंने हर तर्क को दे दिया। आपने बेटी के बारे में कहा, ये कहा, अरे भाई साहब ये तो जवाब दीजिए कि जब बेटियां वहां पे बैठी थी जाने का समय क्यों नहीं था? आपके किसी मंत्री के पास समय नहीं था? क्यों नहीं? क्यों भाई, क्यों नहीं? आप जा नहीं सकते हो वहां पे? आपके ही पदाधिकारी, आपकी पार्टी के सांसद, आपकी पार्टी के। मेरा सवाल रोहन सर से है, क्या आपको नहीं लगता कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस विपक्ष के सामने बिल्कुल जीरो होने वाली है आने वाले चुनाव में? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कोर्ट केस को राहुल जी के सामने जो भी इन्होंने कहा कि सदस्यता रद्द की, बंगला दे दीजिए, सांसद, उन्होंने कभी विनम्रता से उसका स्वीकार किया। एक लॉ में हमारा एक अधिकार है
कि हम जाएंगे, हमारा पक्ष रखेंगे और जो सही होगा सामने देश के सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? अगर राहुल गांधी के खिलाफ ये सजा बरकरार सुप्रीम कोर्ट में भी रह जाए, उनकी सदस्यता चली जाए, चुनाव नहीं लड़ पाए, ऐसे में क्या होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि राहुल जी खत्म हो गया। बीच में अगर स्टे लग गया तब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अंजना जी, राहुल जी की जिस प्रकार से राजनीति रही है, जिस दिन उनको कहा बंगला खाली करो, उन्होंने कोई एक्सटेंशन नहीं मांगा, उन्होंने चाबी दे दी। इतने साल से वहां पे रहते, कभी उन्होंने नहीं कहा। मैं जितना उनको जानता हूं, करीबी से जानता हूं, कि जब जनता की बात आती है तब ये मुद्दों का वो विचार नहीं करते। वो लड़ते हैं, बेबाकी से लड़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मजाक इन्होंने उड़ाया, यही थे मेरे सामने डिबेट में। मैं आपको गारंटी देता हूं, चल के दिखा, अरे चल भी लिया, देश की जनता को मिल भी लिया। एक अलग तरीके की राजनीति। कांग्रेस में किसी पार्टी पोजीशन पे रहेंगे और पार्टी चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल मैं ये आज नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आज हमारे अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। राहुल जी को जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी वो निभाएंगे। मेरा सवाल आपसे है कि 2024 में विकास को लेकर आपके क्या मुद्दे हैं? जैसे अभी बीजेपी की हर कोई बोलबाला है, ठीक है, तो धीरे धीरे उनकी प्यारता कम होते जा रही है। तो आपको लगता है कि 2024 में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो वापस जो प्यार कम है वो फिर से बढ़ जाएगी? देखिए, हमारे मुद्दे हैं जन कल्याण, विकास, राष्ट्र की सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव, और हर क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व काम किया है। अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे आने के बाद तो 48 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले, अन्यथा देश की 3/4 जनता के पास अकाउंट ही नहीं था। हमारे आने के बाद अब हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क है। हमारे आने के बाद 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। हमारे आने के बाद बताया ना, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो मिला है। और आपको पता है, जैसे बिजली की समस्या बहुत बड़ी रहती है, हमारे आने से पहले कोयले से ही ज्यादा बिजली का उत्पादन होता था। मोदी जी ने आके टारगेट रखा कि 2030 तक हम 40% ग्रीन एनर्जी से उत्पादन करेंगे, और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने 8 साल पहले टारगेट अचीव कर लिया। 2022 में 40% हो गया, 50% कर दिया गया। एलईडी बल्ब जानते हैं हमने कितने वितरित किए? 37 करोड़, जो अमेरिका की आबादी के बराबर है। इतने काम किए हैं कि मतलब अगर आप देखें तो आप उसको पूरा गिनते रह जाएंगे। पर ये एहसास है क्या सुधांशु जी की तीसरी बार चुनाव लड़ना और उसमें बहुत एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है, और इसीलिए शायद माना जा रहा है कि हर सांसद की रिपोर्ट अभी से मांगी जा रही है कि उसके लोकसभा क्षेत्र में क्या हाल है, उसको टिकट दिया जाए, नहीं दिया जाए, पलटा जाए, जैसा आपने गुजरात में कई जगहों पर आजमाया है। सबको टिकट आप पलट देते हैं, नए लोगों को ले आते हैं। मेरा सवाल तो सुनिए, सब पर धारदार हथियार से आप लोग हमला कर रहे हैं। अब देखिए, जो भी हो, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है लोकसभा की, और वो मुखर होकर लोकसभा में आपके खिलाफ चुनौती देते थे। वहां शरद पवार की पार्टी टूट गई है, अब उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई है, शिवसेना, एनसीपी, जेडीयू पर भी लग रहा है आप लोगों की नजर है, इधर शिवपाल यादव और जयंत चौधरी पर जो कि अखिलेश के साथ थे। ये कहा जा रहा है कि आप लोग क्या इनसिक्योर फील कर रहे हैं 24 के पहले, इसीलिए विपक्षी नेताओं को और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ के साथ, अग्रेशन के साथ उनके खिलाफ जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा कि राहुल गांधी जी बहुत मुखर होकर बोलते थे, अगर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग दिखा लें तो उन्होंने तो बहुत कम बोला है पार्टी के लिए। हाँ, उनका एक ही मुखरता वाला कारनामा संसद में सबको याद है, जब वो प्रधानमंत्री जी के गले पड़े थे और फिर सीट पे जाके आंखियों से कुछ इशारा किए थे। इसलिए वो एक अलग विषय है। परंतु मैं कहना चाहता हूं, आपने बड़ी एक अच्छी बात कही, एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, मोदी जी उस फिनोमिना का नाम है, जिस समय वो सत्ता में आए 2001 पूरे देश में एस्टैब्लिश फैक्टर था एंटी इनकम्बेंसी। जिसकी सरकार होती थी अगली बार हार जाता था। मोदी जी ने लगातार 3 बार गुजरात जीता, और जब केंद्र में आए 30 साल के बाद पहली बार क्लियर मेजॉरिटी, और दोबारा फिर एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट किया मोदी जी ने। और इतना ही नहीं, वो तब किया जब उनको फूलों के हार नहीं मिले, गालियों के हार, अंगारों के हार। उन्होंने खुद कहा, लोगों ने पूछा आप इतना काम करते हैं, शक्ति कैसे बात कर, रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूं। तो मैं मोदी जी के लिए कहना चाहता हूं कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। कि आज के जमाने में सर, अगर पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर काम करे तो देश का विकास और अच्छा। आप बहुत आदर्श व्यक्ति हैं, आदर्श सोचते हैं। नहीं, देखिए, मेरा मानना है खूब विरोध करके काम करना चाहिए विपक्ष को, मुद्दों पे तर्कसंगत ढंग से, धारदार ढंग से। मगर जब देश का मुद्दा आए तो बिल्कुल जो उन्होंने कहा साथ में होना चाहिए। याद करिए, जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तब मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने खड़े होकर कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारे 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री के बारे में बोलने वाला। जब 95 में जेनेवा में हमारे विरुद्ध कश्मीर में प्रस्ताव आ रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष होते हुए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किए और पूरा श्रेय नरसिम्हा राव को दिया। जेनेवा में घर में आके हमने लड़ाई लड़ी।
मोदी जी ने घर में मनमोहन सिंह जी से लड़ाई मगर ये तो वो कारनामा करते हैं कि पाकिस्तान राहुल गांधी जी का बयान कोट करता है यूनाइटेड नेशंस में भारत के अगेंस्ट। जो सरकार में होता है वो यही कहता है कि विपक्ष को साथ देना चाहिए, वो भी ऐसा ही हमने दोनों उदाहरण विपक्ष में रहने वाले। ठीक है, जल्दी से। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे सर कि बीजेपी क्लेम करती है अखंड भारत बनाने का। अखंड भारत तो खैर ठीक है, लेकिन ये पीओके और सीओके हमारे हाथ में कब तक आएंगे? पीओके चाहिए आपको पहले, ठीक है। सर मेरा सवाल ये है कि जो बीजेपी कर्नाटका में जो इलेक्शन हारी है, तो आप बता सकते हैं ऐसे बीजेपी कहाँ चूक गई कि वो अभी वहां पे प्रो इनकम्बेंसी क्यों नहीं हुआ? चलिए आखिरी जवाब आपका। जो आपने बात कही, हमारे यहाँ किसी भी चुनाव के बाद हारे या जीते दोनों स्थितियों में उसका सम्यक विवेचन होता है। इनको पीओके चाहिए। हाँ वो अरे साहब, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। अभी तो लेकिन इश्क में आप अजीत पवार ला रहे हैं, एकनाथ शिंदे ला रहे हैं, ये वाला इश्क ला नहीं रहे हैं, सब आ रहे हैं, हम किसी को नहीं ला रहे हैं। और इधर से सब जा रहे हैं, उसका क्या होगा? जा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार का नाला है, अपनी सफाई करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जो भी अंदर जाता है। बिल्कुल नहीं, ये यही कह रहे थे, हमने नहीं कहा। इनके प्रधानमंत्री ने कहा 4 दिन पहले, हमने नहीं कहा। इनके मुख्यमंत्री ने कहा, आपके प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप जिस सरकार के प्रधानमंत्री ने लगाया हो और वही पार्टी में उसको डेप्यूटी सीएम बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि मोदी जी का अपमान है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, अपमान तो भाजपा कर रही है। मोदी जी का अपमान भाजपा कर रही है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, पालन नहीं कर रहे। मोदी जी ने कहा था कि किसान की आय 2022 तक डबल कर देंगे, और इन्हीं की सरकार ने 700 किसानों की हत्या कर दी इनडायरेक्टली। अगर काले कानून ला के आपने हत्या की इनडायरेक्टली। उनकी आप सूची दीजिए। 1 मिनट सुनिए प्लीज, आपके पास है सूची, रखिए अपने बताइए। जो मोदी जी ने कहा, सर्टिफिकेट होता है डेथ के बाद, जो मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, आज 16 करोड़ बेरोजगार कर दी इनकी सरकार ने, तो मोदी जी का अपमान हुआ। हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री का अपमान मैं नहीं सहन करूंगा। ठीक है, चलिए जवाब आपकी सरकार को इस वॉशिंग मशीन को, महंगाई बेरोजगारी से आप हटाना चाहते हैं। टमाटर वैसे आपके घर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बंद है आजकल। देखिए बिल्कुल पिछले 2-3 हफ्ते से टमाटर ही नहीं, कुछ खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं मौसम के कारण। अगले 2-3 महीने में आप देखिएगा भाजपा के घर पे ही टमाटर जा रहा है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, महंगाई बेरोजगारी पे बिल्कुल फैक्चुअल बात करता हूं। इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि योजना में 2022-23 में 1.5 करोड़ लोगों ने डिपॉजिट किया। कर्मचारी बने तभी डिपॉजिट होता है ना, और उनका एम्प्लॉयर भी डिपॉजिट करता है। केवल मार्च के महीने में 13.5 लाख लोगों ने किया। इसलिए हमने ये बिल्कुल फैक्ट के साथ बोला। और अंत में भाई मैं कई बार बोल चुका हूं, चलो आंकड़े पे कहेंगे ये नहीं, ये 37 किलोमीटर रोड सड़क कैसे बन रही है? ये ऐसी हवा में बन रही है। गोल पोस्ट में हम तीसरे गोल पोस्ट नहीं, आपने कहा था आंकड़े जो आपने कहे थे, किसानों की आय दुगना हुई, टाइम नहीं है, मैं हर भारतीय को घर मिला। अरे सुधांशु जी जल्दी से। अच्छा हम लास्ट में सिर्फ कह दे रहे हैं, देखिए देश में बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है, मगर एक बेरोजगार युवक जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ था, उसकी राजनीतिक बेरोजगारी से ये लोग, मैंने नहीं कहा। सभी का बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। देश के लिए देखते रहिए।